एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मृदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चट्टानों के विघटन तथा वियोजन यानी अपक्षय से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवाश्मों, जल तथा गैस के मिश्रण को मृदा कहा जाता है। मृदा के निर्माण में आधारी चट्टान यानी बेड रॉक, जलवायु एवं जैविक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मिट्टी का रंग, संरचना तथा उसमें उपस्थित खनिज उसके आधारी चट्टान पर निर्भर करते हैं। केंचुए मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं जिनसे होकर जल एवं ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। केंचुओं का मल मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर नरम बना देते हैं। ये अपघटक का कार्य करते हैं। मिट्टी में जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन, साथ ही जीवों एवं वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है और इस प्रकार पेड़ पौधे इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है तथा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लंबवत गतियों के द्वारा स्थानांतरण होता है। इन गतियों में पहला है अपवहन। अपवहन इसे अपक्षालन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊपरी संस्तर से पदार्थों का नीचे की ओर गमन होता है। दूसरा है विनिक्षेपण। विनिक्षेपण तीसरा है केशिका क्रिया। याद रखिएगा, केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन आदि महत्वपूर्ण है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें कोशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होगी तथा जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होगा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही कम प्रभावी होगी। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जो क्ले सॉइल होते हैं इनमें सबसे ज्यादा ये प्रभावशाली होती है केशिका क्रिया, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। 4 मिट्टियों में केशिका क्रिया की प्रभावशीलता इस प्रकार है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा चिकनी, इसके बाद दोमट, बलुई दोमट और बलुई। देखिए, पॉडजॉल मिट्टियां वनाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियां हैं। यह मुख्यतः शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। चरनोजेम मिट्टियां वन घास क्षेत्रों एवं अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियां हैं। ये मुख्यतः समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती है। इनका विस्तार आर्द्र घास प्रदेश में भी मिलता है। लेटराइट मिट्टियां उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी के ऊपरी भागों में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम लवण पाए जाते हैं। चेस्टनट, याद रखिएगा, चेस्टनट मिट्टी शुष्क भागों में पाई जाती है। यह गहरे भूरे रंग की मिट्टी है। इसमें ह्यूमस की मात्रा चरनोजम की अपेक्षा कम होती है। सीरोजेम मिट्टी मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली यह क्षारीय मिट्टी है। टेरारोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है। याद रखिएगा, लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। प्रेयरी मिट्टी शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों की यह मिट्टी चरनोजेम और धूसर बादामी पॉडजॉल के मिश्रण गुणों वाली मृदा है। मृदा संरक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मृदा संरक्षण का अर्थ केवल मृदा अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा के उपजाऊ तत्व अपरदित होकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि याद रखिएगा, परिरेखा बंधन विधि, इसका प्रयोग पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। वर्षा के दौरान यह पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोकता है। इसके तहत पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी करके खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है और मृदा का कटाव कम होता है। वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश मृदा विक्षालन की समस्या से जूझ रहे हैं। हेलोफाइट्स
हैलोफाइट्स क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियां हैं, जबकि ठंडे क्षेत्रों की मृदा में उगने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट, कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा में जेरोफाइट, जल प्लावित क्षेत्रों में हाइड्रोफाइट वनस्पतियां अच्छी वृद्धि करती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का जो घटता हुआ जो क्रम है वो कौन सा है? मिट्टियों की जल धारण क्षमता जो है इसका घटता हुआ जो क्रम है आपको बताना है। देखिए, मृत्तिका, गाद और बालू, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दी गई मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम जो है इस प्रकार है, मृत्तिका, गाद, बालू। सेकंड प्रश्न है, किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इसका सही जवाब है चिकनी मिट्टी, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। तीसरा है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, वृहत अर्थ में मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। समान अर्थ में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। डी उत्तर आपका सही जवाब है। 4 नंबर है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। देखिए, टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। प्रश्न संख्या 5, मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश मृदा विक्षालन की समस्या से जूझ रहे हैं। 6 नंबर है, हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, बताइए किसमें? हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। हैलोफाइट्स क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियां हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो देखिए, पहला है जंतुओं के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा है मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, तीसरा है वनस्पति की मृत्यु। तो बताइए कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, सेकंड जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। जंतुओं की यूरिया उत्सर्जन, साथ ही जीवों एवं वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधे इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है तथा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। 8 नंबर है, कथन ए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आर, मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। बताइए इन दोनों में से कौन सा सत्य कथन है? देखिए, इसमें जो सही जवाब है ए सत्य किंतु आर असत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। मृत्तिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। कथन ए सही है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं, इसलिए कारण आर गलत है। 9 नंबर, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां के लिए होता है? भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां के लिए होता है? तो देखिए, प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत, दूसरा है नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, तीसरा है अवतीर्ण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं।
भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग जो है पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था और यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। वर्षा के दौरान यह पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोकता है। इसके तहत पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी करके खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है और मृदा का कटाव कम होता है। 10 नंबर सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मिट्टी और सूची 2 में जलवायु प्रदेश दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। अब बताइए इसका सही मिलान क्या होगा। देखिए पड़जौल का जो संबंध है, पड़जौल से संबंधित जो जलवायु प्रदेश है वो है आपका शीत समशीतोष्ण। क्या है? शीत समशीतोष्ण। चरनोजेम का जो जलवायु प्रदेश है, इसका जो सही जवाब होगा समशीतोष्ण शीत स्टेपी। समशीतोष्ण शीत स्टेपी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्पॉटजोल है, इसका संबंध आर्द्र शीत समशीतोष्ण से है। आर्द्र शीत समशीतोष्ण और लैटराइट उष्ण एवं आर्द्र। इसका सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पड़जौल इसका संबंध शीत समशीतोष्ण से है। चरनोजेम समशीतोष्ण शीत स्टेपी से है। स्पॉटजोल्स आर्द्र शीत समशीतोष्ण से है और लैटराइट उष्ण एवं आर्द्र। 11 नंबर है अभिकथन दावा ए जो है केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। कारण आर, केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन या कारण जो है सत्य है। तो देखिए केचुए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो है किसानों का मित्र होते हैं। ये कह सकते हैं कि एक तरफ से मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। केचुए मिट्टी के निर्माण और इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं जिनसे होकर जल और ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। केचुए का मल जो है मिट्टी की उत्पादकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर नरम बना देते हैं। ये अवघटक का कार्य करते हैं, इसलिए अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है। 12 नंबर कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबंध रूप से जो है कम करता है। दूसरा है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। तीसरा है कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। और इसके बाद बताना है आपको कि उपयुक्त में से कौन से सही है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो देखिए तीसरा केवल सही है, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। केवल तीसरा कथन आपका सत्य कथन है। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल जो वाटर है, इसके रिस जाने के पश्चात मिट्टी में बचे हुए जल की अधिकतम मात्रा को मृदा जलधारिता या जल धारण क्षमता कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के कणों को अत्यधिक सघन बना देते हैं, जिस कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए कथन पहला जो है गलत हो जाता है। सल्फर, प्रोटीन, विटामिन व अमीनो एसिड का प्रमुख घटक है। यह सामान्यतः सल्फेट के रूप में मिट्टी और चट्टानों के रूप में पाया जाता है। पादप इसे सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मृत जीवों के अवघटन के द्वारा H2S के ऑक्सीकरण से सल्फेट प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार गंधक चक्र में मृदा की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से है। कुछ समयावधि तक सिंचाई के कारण लवण भूमि की सतह पर आ जाते हैं और जल के वाष्पीकरण के पश्चात इसके अपशिष्ट सतह पर शेष रह जाते हैं। यह मृदा के ऊपरी परत में लवण को एकत्रित भी कर सकता है। इस प्रकार मृदा में अत्यधिक मात्रा में लवण का निर्माण होता है, जिसे लवणी भवन कहा जाता है। इसलिए कथन जो थर्ड था सही है। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा इडेफिक। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडाफोस से बना है। किससे? इडाफोस। इसीलिए जो है आपको मृदा की जितने भी क्वेश्चंस हैं
2-3 बार रिवीजन करना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रजाति और जनजातियों के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं भी या किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।